नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 का जो रसायन विज्ञान का लेसन है, परमाणु और उसकी संरचना का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, हमने परमाणु की स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इनकी खोज किस प्रकार हुई, विभिन्न मॉडल, जिसमें हमने थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और नील्स बोहर के बारे में जानकारी प्राप्त करी, और किस तरह से इन्होंने परमाणु की क्रमबद्ध संरचना के बारे में बताया। आज हम जो जानकारी लेंगे वो लेंगे परमाणु की संख्या, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक के बारे में। बच्चों, ये हमारे दैनिक जीवन में जब से आइसोटोप की खोज हुई है तब से एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। जैसे कई बीमारियों में कैंसर का पता लगाना हो, घेंघे को ठीक करना हो, या अगर आज हम 24 घंटे अनवरत लाइट देख पाते हैं तो जो परमाणु भट्टी है वहाँ यूरेनियम का प्रयोग हो रहा हो, उसमें मंदक के रूप में ड्यूटेरियम का प्रयोग हो रहा हो, तो ये बहुत जैसे जैसे और समस्थानिक खोजे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में उसको सरल बनाने में विज्ञान का एक योगदान है। और मैंने जैसे पहले आपको कहा कि अगर हम परमाणु की बात करें, कोई भी पदार्थ है वो किसी परमाणु से मिलकर बना है, और उसकी संरचना के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम क्लास शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों समस्थानिक के बारे में, परमाणु संख्या के बारे में और द्रव्यमान के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परमाणु संख्या की। परमाणु संख्या जिसे हम एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं, एटॉमिक नंबर। पहले हम समझ लेते हैं परमाणु संख्या को। तो बच्चों, जो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर हमने परमाणु को या तत्व को एक एटॉमिक नंबर दिया है, और ये परमाणु संख्या उसे किस आधार पर मिली है। तो बच्चों, हमने बात की थी परमाणु के अंदर क्या बैठा है, नाभिक है सेंटर में। परमाणु के सेंटर में क्या है, नाभिक है, और इसके बाहरी कोशों में चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं अधिकतम। ये हमने चर्चा कर ली थी परमाणु के बारे में। तो किसी परमाणु में बाहर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे मैं बात करूं इसमें 2 + 8 यानी कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 10 होंगे। ये हम बात कर चुके हैं, क्योंकि परमाणु क्या होता है, एक उदासीन होता है, उदासीन कण है। परमाणु क्या है, उदासीन कण है। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। और ये नंबर सदैव प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। तो किसी भी परमाणु के लिए उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या हो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, उसे हम क्या कहेंगे, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक नाम देंगे। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या नाम देंगे। परमाणु में किसकी संख्या बच्चों, प्रोटॉन की, या परमाणु में किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। क्या यह सदैव बराबर होती है? आयन जब बनते हैं तब इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जाते हैं। हमने संयोजकता में इसको पढ़ा था। जब आयन बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन लिए और दिए जाते हैं। तो अगर हमें दोनों में से भी अगर स्पेसिफिकली बात करनी हो, सटीक परिभाषा देनी हो, तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन, क्योंकि हमने कल बात की थी कहां बैठा है, नाभिक में बैठा है, इसको निकालने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। तो अगर हम सटीक तरीके से परिभाषा दोनों में से भी अगर हम सही देना चाहें तो हम बात करेंगे किसकी, प्रोटॉनों की संख्या की। परमाणु के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या है वह उसका एटॉमिक नंबर है।
लेकिन हम परिभाषा के रूप में यह भी कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर स्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। क्या होगा बच्चों? 1। अगर मैं बात करूं हीलियम की तो 2। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितना है? 1 प्रोटॉन है इसके पास। इसके पास कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। और उतने ही क्या होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो बच्चों लिथियम में परमाणु क्रमांक कितना? 3। इसका मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे? 3। अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, परमाणु क्रमांक 4। इसका मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे? 4। और उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और वही इसका एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु क्रमांक होगा। तो कहीं कोई कंफ्यूजन अपने को नहीं रखना है, ए टू जेड तक अपने को आना चाहिए। और हम ए टू जेड तक याद करने के लिए उसको ए से जेड तक भी याद करो और जेड से ए तक भी याद करो, उल्टा याद करो। तो परमाणु क्रमांक को किससे व्यक्त करते हैं? तो कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं। कहीं पे कैपिटल जेड लिखा हुआ है कि किसी तत्व का जेड का मान ये है, तो इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो उसके एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे द्रव्यमान संख्या। और परमाणु के सारा का सारा द्रव्यमान या परमाणु का सारा भार कहां स्थित होता है? उसके नाभिक में। अगर मैं बात करूं तो सेंटर में क्या है? नाभिक है। यहां अपने को सेंटर में क्या है? नाभिक है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6। इलेक्ट्रॉन पहले कोष में अधिकतम कितने आएंगे? 2। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दूसरे कोष में कितने आएंगे? 4। तो ये जिस तत्व की हम बात कर रहे हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं। और 6 प्रोटॉन वाला परमाणु क्रमांक 6 वाला तत्व है कार्बन। कौन सा है? कार्बन। अब बच्चों इसके अंदर अगर बात करें तो Z का मान तो हमने निकाल लिया। Z का मान क्या है? 6 है। लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे? तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए एक सूत्र याद करें आप। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योग ही क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है। मैंने बात की परमाणु का सारा भार, सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में है। और नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो बच्चों नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और नाभिक में पाया जाता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और जब किसी तत्व को प्रतीक के रूप में लिखा जाता है तो यहां आप ध्यान रखें, जो सामने लिखा जाता है नीचे की ओर वो तो लिखा जाता है परमाणु क्रमांक, यानी यहां तो हम लिखेंगे Z और यहां लिखेंगे द्रव्यमान संख्या यानी A। जैसे मैं एक प्रश्न दूं आपको, समझ आया बच्चों? ये तत्व का नाम है, यहां X क्या है? तत्व का नाम है, तत्व का प्रतीक है। Z क्या है? Z परमाणु संख्या है। तो A क्या है? A द्रव्यमान संख्या है। अब बच्चों कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला, किसी तत्व के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें Z का मान जो है वो 11 है, यानी परमाणु संख्या 11 है। समझ में आ गया?
और ए का मान 23 है, यानी द्रव्यमान संख्या कितनी है बच्चों? 23 है। तो प्रश्न अपने ऐसे पूछे जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। सबसे पहले बच्चों हमने देखा किसी परमाणु का जो Z है, किसी परमाणु का जो Z है वो किसके बराबर होता है? Z प्रोटॉन की बात कर लें या Z इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जो Z है वही प्रोटॉन है और वही इलेक्ट्रॉन है, यानी Z बराबर 11 है तो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? 11 होगी। प्रोटॉनों की संख्या 11 होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। अब जब न्यूट्रॉनों की संख्या अपने को निकालनी है, किसकी संख्या निकालनी है बच्चा? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला याद करें, A टू Z, ए में से Z घटा दें तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। यहां वापस देखते हैं हम, ए कितना है? 23 है, Z कितना है? 11 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 12। निकाल सकते हैं अपन न्यूट्रॉनों की संख्या। एक और प्रश्न देखते हैं। यदि किसी परमाणु का, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूं, Z का मान 19 है और A का मान 40 है, यानी Z किसे बोलेंगे? मैं वापस बता रहा हूं, परमाणु संख्या को कहेंगे बच्चों। A किसे कहेंगे? द्रव्यमान संख्या को कहेंगे। तो प्रश्न ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो अभी हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि जो Z है वही इलेक्ट्रॉन की और वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 19 और प्रोटॉन कितने? 19 आएंगे। सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आगे न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए अपन ने बात करी थी A टू Z, ए में से Z बाकी निकालना है। A कितना है बच्चों? 40, Z कितना है? 19, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 21। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। यदि किसी तत्व में Z का मान 32 है, Z का मान 16 है और A का मान 32 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन और 16 ही क्या होंगे? 32 माइनस 16 बराबर 16 ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स होंगे। अगर अपने को पूछ लिया जाए बच्चा कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है, प्रोटॉनों की संख्या 12 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 12 है, अब अपन क्वेश्चन को उल्टा कर रहे हैं, तो उसकी A का मान क्या होगा और Z का मान क्या होगा? सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या है वो तो होती है Z, तो Z तो हो गया 12। अब A जो है, A क्या है? द्रव्यमान संख्या है, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन क्या है यहां? प्रोटॉनों की संख्या है 12, न्यूट्रॉनों की संख्या है 12, तो A का मान हुआ 24। तो हमने यहां दो सूत्र देखे। नंबर 1, न्यूट्रॉन की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो हम करते हैं A टू Z, यानी द्रव्यमान संख्या से घटाते हैं परमाणु संख्या को। यदि हमें A, इसका मतलब है द्रव्यमान
संख्या ज्ञात करनी है तो हम करते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कि पी के ऊपर प्लस लगाया, इसका मतलब क्या है? धनावेश है, इसके ऊपर क्या है? धनावेश। अगर हमारे को कहे तो याद रखना, परमाणु भार जो है वो लगभग बराबर होता है किसके? द्रव्यमान संख्या के। परमाणु भार, क्योंकि परमाणु का सारा द्रव्यमान, सारा भार उसके नाभिक में होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। अगर हमारे को पूछे प्रोटॉनों की संख्या देकर इलेक्ट्रॉनों की, तो हमें ध्यान रखना है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में किसी एक की संख्या दें। तो हमें ध्यान रखना है प्रोटॉन बराबर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कुछ सूत्र हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। ये हमने देखे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या से आधारित कुछ प्रश्न। आगे देखते हैं। परमाणु संख्या की बात करें तो यदि किसी परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। हमने कहा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर कौन सा हम क्या लें? प्रोटॉन लें। किसी परमाणु के नाभिक में कुल 8 प्रोटॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक 8 होगा, और 8 वाला क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। इसी प्रकार कुल प्रोटॉन 11 है तो उसका वो क्या होगा? सोडियम होगा। ये हम बात कर चुके हैं। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या भी। लेकिन ज्यादा बढ़िया क्या है, हम किस पे इसको परिभाषा को बोले? प्रोटॉनों की संख्या पे। कारण मैं आपको बता चुका हूं। फिर हमने ये कुछ द्रव्यमान संख्या को भी देखा। वापस आगे देखते हैं हम। परमाणु द्रव्यमान, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल याद रखना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये किसके बराबर होगा? हमने बात करी ए के, ये फॉर्मूला भी देखा था हमने। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन 4 हैं और न्यूट्रॉन 5 है तो 5 प्लस 4 बराबर कितना करा? इसने 9 करा है। इसी तरह प्रोटॉन की संख्या 7 और न्यूट्रॉन 7 है तो 7 प्लस 7 कितना हुआ? 14। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन संख्या का योग होता है। ये हमने देख लिया है, अच्छी तरह समझ लिया है बच्चों। आगे, किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसलिए परमाणु संख्या भी वही होती है। और न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो भी सकता है और कम या ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम तत्व में आगे की ओर जाते हैं तो यह अनुपात गड़बड़ा जाता है। इसी के कारण परमाणु रेडियोएक्टिव हो जाता है। यहां बात करेंगे समस्थानिक की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस लेसन का, इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस लेसन का। समस्थानिक एक शब्द है जिससे हम अर्थ लगा पाते हैं। समस्थानिक आइसोटोप यानी समान स्थान वाले। समस्थानिक यानी समान स्थान वाले। अब आवर्त सारणी में हम बात करें या तत्वों को स्थान किसके आधार पर दिया गया है, तो तत्वों को जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है परमाणु संख्या, या हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पे। क्या द्रव्यमान संख्या के आधार पे स्थान दिया गया है? द्रव्यमान संख्या के आधार पे स्थान नहीं दिया गया। तो यहां हम जो परिभाषा बनाएंगे समस्थानिक की, के तत्व के वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक, जिसे हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, तो क्या रहती है? समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग। ये तो समान और ये अलग अलग।
अगर हम बात करें इसको, परमाणु क्रमांक किस पे बेस्ड है? तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पे। द्रव्यमान संख्या किस पे बेस्ड है? तो न्यूट्रॉनों पे। तो प्रोटॉनों की संख्या तो समान और न्यूट्रॉन की संख्या क्या? अलग अलग। ये भी एक परिभाषा हम बना सकते हैं। तो परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो क्या होती है? समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। यहां अगर हम बात करें समस्थानिक की, तो समस्थानिक की खोज किसने की? तो सोडी ने। किसने की? सोडी ने। समस्थानिक जो है उसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक केवल उन्हीं को ही विशेष नाम दिया गया है। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट में, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। 1H1, 1H2 और 1H3। देखो बच्चों, ये नीचे वाला नंबर जब भी समस्थानिक लिखा जाएगा तो समान रहेगा, और ऊपर जो हम द्रव्यमान संख्या लिख रहे हैं वो अलग अलग होगा। तो यहाँ परमाणु क्रमांक कितना? एक का द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। देख पा रहे हैं? ये सब में प्रोटॉनों की संख्या है। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो प्रोटॉन तो सब में एक एक है, लेकिन न्यूट्रॉन बदल रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो नाभिक बनाऊं अगर इनका, तो ये एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन, और इसे नाम दिया गया है प्रोटियम। अगर मैं वापस यहां बात करूं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितना? एक इलेक्ट्रॉन, इसको नाम दिया गया है ड्यूटीरियम। वापस एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, बाहर चक्कर लगाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, नाम इसे दिया गया है ट्राइटियम। तो अब यहां अंतर देखें अगर हम, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, न्यूट्रॉन क्या अनुपस्थित है? नहीं है। यहां प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और न्यूट्रॉन भी 1। यहां बात करें, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो इन तीनों में बच्चों क्या चीज बदल रही है? इन तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या बदल रही है। और न्यूट्रॉन कहां होते हैं? नाभिक में। और नाभिक की संख्या बदलने के कारण इनकी क्या मान में बदलाव आ रहा है? द्रव्यमान संख्या बदल रही है। ये किसके समस्थानिक हैं? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक। कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रोटियम, बोलिए देखिए, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। इसमें से प्रोटियम जो समस्थानिक है, प्रोटियम जो समस्थानिक है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका जो ऑक्साइड है वो भारी जल निर्माण के काम में आता है। और भारी जल का जो सूत्र है वो होता है D2O, जिसे हम बोलते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। और यही जो भारी जल है, ये नाभिकीय भट्टी में, नाभिकीय भट्टी या परमाणु भट्टी की बात करें, मंदक के रूप में काम में आता है। यानी जब इलेक्ट्रॉनों का टकराव होता है, एनर्जी पैदा होती है, तो उसको कंट्रोल करता है, स्लो करता है। कौन करता है? ये ड्यूटीरियम करता है। कौन करता है? ड्यूटीरियम। यहाँ प्रोटियम लिख दिया क्या अपन ने?
ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ड्यूटीरियम की। प्रोटियम तो जो हम नॉर्मल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं वही क्या है? प्रोटियम है। अगर मैं ट्राइटियम की बात करूं तो ट्राइटियम जो है वो जैविक विज्ञान में, जैविक विज्ञान में और मेटाबॉलिज्म में उपयोगी है। वापस बात करें, प्रोटियम को क्या बोलेंगे? 1H1। ड्यूटीरियम को क्या बोलेंगे? 1H2। और ट्राइटियम को क्या कहेंगे? 1H3। यहां हम साफ साफ देख पा रहे हैं क्या बदल रही है? द्रव्यमान संख्या बदल रही है। अगर हम अन्य समस्थानिकों की बात करें तो बच्चा जो कोबाल्ट 60 है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। कोबाल्ट 60 है, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन, आयोडीन 131 है, इसका उपयोग घेंगा रोग में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर में, घेंगा के अंदर और कैंसर में। अगर मैं बात करूं कार्बन 14 समस्थाने, तो ये जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं सोडियम 24 की, तो रक्त परिसंचरण की जानकारी में पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं अपन नाभिकीय भट्टी की बात कर रहे थे तो यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिकीय भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। देखो सोडियम 24 रक्त परिसंचरण में, यूरेनियम 235 नाभिकीय भट्टी में, कोबाल्ट 60 कैंसर में, आयोडीन 131 घेंगे में, कार्बन 14 जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, ड्यूटीरियम हमने पढ़ ही लिया, ट्राइटियम हमने देख ही लिया। अगर बात करें आयरन की, तो आयरन जो है वो अरक्तता में, अरक्तता में। तो ये कई समस्थानिक हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। प्रमुख समस्थानिकों की हमने बात की, सोडियम 24, यूरेनियम 235, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, कार्बन 14, आयोडीन 56। एक फास्फोरस 35 भी है बच्चों, फास्फोरस 35 भी है जो चर्म रोगों के अंदर उपयोग में आता है। फास्फोरस 35 P35 चर्म रोगों में। तो इस तरह समस्थानिक हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोगी है। हम इनका कई उपयोग देख पाते हैं। आगे देखते हैं अपन, पहले समस्थानिक देख लेते हैं। एक उदाहरण हमने हाइड्रोजन का ले लिया, और उदाहरण करें 6 कार्बन 14 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। देखिए 6 नंबर समान है, द्रव्यमान संख्या बदल रही है। इसी तरह 11Na23, 11Na24, ये संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या बदल रही है। तो हम इस तरह से कुछ समस्थानिक के उदाहरण देख सकते हैं। नोट्स देख लेते हैं एक बार, फास्टली देख लेते हैं हम। समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। प्रोटियम 1H1 हमने बात की, ड्यूटीरियम 1H2 हमने बात की, और ट्राइटियम 1H3 हमने बात की। यूरेनियम का समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में देख लिया, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 देख लिया, घेंगा के उपचार में आयोडीन 131 का प्रयोग देख लिया, कोबाल्ट 60 का प्रयोग देख लिया, यूरेनियम 235 हमने पढ़ लिया। फिर आगे देखते हैं बच्चा, समभारिक। समभारिक, समभारिक क्या चीज है बच्चों?
अगर मैं बात करूं समभारिक की, तो परमाणु का जो सारा भार है वो सारा भार कहाँ है? नाभिक में है। तो समान भार यानी द्रव्यमान संख्या तो क्या हो? द्रव्यमान संख्या तो क्या हो? समान हो, परंतु परमाणु संख्या जिसे हम परमाणु क्रमांक कह रहे हैं वो क्या होती है? अलग अलग होती है। यानी समस्थानिक का यहां उल्टा देख रहे हैं हम। अब कोई एग्जाम्पल देखते हैं अपन। 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14, 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14। अब यहां बच्चों अगर मैं बात करूं ये किसका समस्थानिक का बढ़िया उदाहरण है। यहां परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? समस्थानिक। क्या नाम दिया बच्चों? समस्थानिक। इसके पहले अपन उदाहरण देखें कि 18 आर्गन 40, 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40। यहां बच्चों देखो ये संख्या समान नहीं है, यानी परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अगर मैं बात करूं वो समान है। तो ये किसका उदाहरण है? ये समभारिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये समभारिक का उदाहरण है। अगर मैं और उदाहरण देखूं किसके समभारिक के, तो देखें 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 14। देखो बेटा यहां द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। द्रव्यमान संख्या क्या है? समान, लेकिन परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग। इसीलिए किसका उदाहरण है? समभारिक का है। एक और उदाहरण देखें तो 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। वापस यहां देखें द्रव्यमान संख्या क्या है? समान, लेकिन परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग। और इसीलिए ये क्या है? समभारिक है। तो बच्चों हमने समस्थानिक देखा और समभारिक देखा, परमाणु संख्या देखा और द्रव्यमान संख्या हमने पढ़ा। तो इस लेसन के अंदर हमने परमाणु की संरचना, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, ए क्या है, जेड क्या है, किस तरह प्रोटॉनों की संख्या निकालते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने जानकारी ली। तो आप ये जानकारी बार बार आप अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे साझा करें और उनसे डिस्कस करें। ये क्लास यूट्यूब पे निःशुल्क उपलब्ध है, तो आप वहाँ पे जाके इसको देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अध्ययन करें, और उनसे शेयर करते हुए आप अपने अध्ययन का भी पता लगाएं कि कहीं हम दूसरे से पीछे तो नहीं हैं। और अगर आप रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप कभी किसी से पीछे नहीं रहोगे। तो बच्चों दोस्तों जुड़े रहिए, अपना भविष्य बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।